भारत स्किल एमसीक्यू सीरीज मैंने चला रखी है और ये सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर मैंने पढ़ा दिया है, उसका लिंक जो है ना या तो आई बटन में मिल जाएगा आपको या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी देख लेना। उसमें 40 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। तो 40 क्वेश्चन के बाद इस वीडियो में मैं टारगेट करूंगा कि कम से कम 100 क्वेश्चन 40 से लेके 100 क्वेश्चन तक मैं आपको करा दूँ। ओके, जैसे कि थंबनेल आपने देख ही लिया है, इसमें क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। और होगा क्या कि ये जो है ना इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए है। ओके, जो ITI कर रहे हैं बच्चे, और किसे देखते हुए, जो कि उनका CVT एग्जाम है एनुअल में होगा, उसको देखते हुए। एक तो रैपिड वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अब देखो क्या है, इसमें क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्प्लिट रिंग इन ए DC जनरेटर। मतलब DC जनरेटर के अंदर स्प्लिट रिंग होती है एक। स्प्लिट रिंग क्या करती है, वास्तव में देखा जाए ना, स्प्लिट माने होता है तोड़ना, रिंग माने होता है एक रिंग। एक रिंग को 2 भागों में तोड़ दिया, मतलब स्प्लिट कर दिया उसको, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जो हमारा आर्मेचर होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, AC जनरेट होती है। तो AC को क्या करता है, वो DC मतलब ही DC बनाता है। तो DC का मतलब क्या होता है कि एक ही दिशा में क्या करता हो, एक ही दिशा में करंट को देता हो, बाहर आउटपुट देता हो। तो हम क्या कह सकते हैं, मेक द आउटपुट इन यूनिट डायरेक्शन। ओके, 41 का जो आंसर है B होगा। अब देखो 42 है, विच टाइप ऑफ वोल्टेज इन इंड्यूस डायनेमिकली इन ए DC जनरेटर। मतलब DC जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप में प्राप्त किया जाता है। तो कैसे क्या था, वो अल्टरनेटिंग टाइप का होता है। ओके, आर्मेचर में हमेशा क्या उत्पन्न होगी, AC ही उत्पन्न होगी, मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ओके, अब देखो 43 है। 43 में क्या कहा गया है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्लॉट मास X। मतलब ये है कि ये जो स्लॉट है ये X से रिप्रेजेंट किया गया है, बताओ जी इसका नाम क्या है। तो ये जो है ना फिक्स करने के लिए होता है, की वे होती है। ओके, तो 43 का ऑप्शन नंबर A। अब देखो 44, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फील्ड कोइल इन DC जनरेटर। मतलब DC जनरेटर के अंदर फील्ड कोइल का प्रयोग हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं पोल की जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। उस पर फील्ड कोइल लपेटी जाती है, मतलब इंक्रीज द। अब देखो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। टू इंक्रीज द फ्लक्स इन एयर गैप, और फिर डिक्रीज द मैग्नेटाइज, नहीं, मैग्नेटाइज द पोल्स प्रोड्यूस द, हाँ ये ठीक है। इसका मतलब ये है कि कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकीय बनाना, ठीक है। क्योंकि क्या जो पोल्स लगे हुए हैं उस पर मैग्नेट, उसमें हम क्या करें, चारों तरफ कोइल को लपेटेंगे, जिस कारण वो पोल सही से मैग्नेट बन जाती है। ओके, 44 का ऑप्शन नंबर C आंसर। देखो 45वां होगा, विच मेटल इज यूज टू मेक पोल कोर ऑफ लार्ज DC जनरेटर्स मशीन। मतलब क्या है कि बड़े जनरेटरों में की बड़े जनरेटर जो हैं, या बड़े जनरेटर वाली जो मशीन है, के पोल जो हैं वो किस धातु के प्रयोग किए जाते हैं, जो बनाए जाते हैं। ओके, तो वो किसके बने हैं, कास्ट स्टील के बने होते हैं। किसके, कास्ट स्टील के बने होते हैं। ओके, अब देखो 45 रिपीट हो रहा है। 46 देखिए, वाई द पोल कोर स्टैंपिंग आर लैमिनेटेड इन DC जनरेटर। मतलब DC जनरेटर के अंदर जो कोर होती है वो छोटी छोटी पत्तियों के द्वारा क्यों बनाई जाती है, सीधी सी बता, मतलब लैमिनेशंस के द्वारा क्यों बनाते हैं, जिससे कि एडी करंट को हम कम कर सके, ठीक है, रिड्यूस द एडी करंट। ऑप्शन नंबर D आंसर। 47 देखिए, विच टाइप ऑफ DC जनरेटर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए क्या होता है, एक पॉजिटिव वायर चाहिए होता है, एक नेगेटिव, और वो भी कांस्टेंट रूप में चाहिए होता है, जिससे कि कांस्टेंट करंट मिल सके। ओके, तो DC वोल्टेज या कांस्टेंट वोल्टेज मिल सके, तो DC जनरेटर ही इस काम को करता है। तो 47 का A आंसर। देखो 48 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन DC जनरेटर। मतलब कि DC जनरेटर के अंदर कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग हम क्यों करते हैं। कंपनसेटिंग वाइंडिंग में होता क्या है कि वो न्यूट्रलाइज कर देता है डिमैग्नेटाइज इफेक्ट। डिमैग्नेटाइज इफेक्ट का मतलब होता है कि जो पोल से निकलने वाला फ्लक्स है ना, वो कम हो जाता है। तो कम ना हो, ठीक है, क्या हो, कम ना हो, वो फ्लक्स जितना है उतना बना रहे, उससे ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो डिमैग्नेटाइज इफेक्ट को क्या कर देता है, कम कर देता है। ओके, अब देखो 49, व्हाट इज द इफेक्ट इफ द शंट फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव द क्रिटिकल रेजिस्टेंस वैल्यू इन ए DC जनरेटर। मतलब ये है कि शंट फील्ड वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ऊपर चला जाता है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा DC जनरेटर पे। ओके, तो हो जाए, तो देखो एक चीज ध्यान रखना आप, क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ऊपर यदि फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हो जाएगा तो वो बिल्डअप नहीं करने का, मतलब ये फील्ड से जो फ्लक्स है वो नहीं निकलने का, ना ही बनने का है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, जनरेटर फेल्ड अप टू द बिल्ड अप द वोल्टेज, मतलब जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल हो जाएगा। ओके, 49 का C आंसर। देखो 50,
व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर, मतलब डीसी जनरेटर के अंदर आर्मेचर रिएक्शन का क्या प्रभाव हो सकता है। वो क्या करता है, वोल्टेज को कम कर देता है। क्या कर देता है, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज। ओके, आर्मेचर रिएक्शन से क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन से मेन पोल्स की जो फ्लक्स है वो कम हो जाएगा, मतलब क्या, फ्लक्स कम कटेगा और जिससे कि कम वोल्टेज उत्पन्न होगी। 50 का बी। अब देखो 51 क्या है, कैलकुलेट द ईएमएफ। क्या क्या है, कैलकुलेट द ईएमएफ। यदि 4 पोल आपको दिए गए हैं, ठीक है, सिंपलेक्स वाइंडिंग है, और क्या आर्मेचर कंडक्टर 120 दे रखे हैं, और जो रोटर है, रोटर कितने 1500 आरपीएम पे घूम रहा है, और उसमें फ्लक्स कितना दिया है, 0.007 वेबर्स दिया हुआ है। ओके, तो आप ध्यान रखना, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये देखो, ईएमएफ इक्वेशन होती है डीसी जनरेटर की। तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, देखो जनरेटिंग ईएमएफ आपको चाहिए होगी ना, मतलब जनरेटिंग ईएमएफ आपको ज्ञात करनी है। तो आपको मैं बता दूं, देखो वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग दोनों के लिए बता रहा हूं। देखो वेव वाइंडिंग के लिए मैं बता दूं, वेव वाइंडिंग के जो पैरेलल पाथ होते हैं ना, ए का मतलब होता है पैरेलल पाथ, और वो भी वेव के लिए कितना लेते हैं, 2। ये चीज ध्यान रखना। और जो ए का मान होगा, जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे लैप के लिए, वो कितने होंगे, वो मतलब पोल के बराबर होंगे, जितने पोल दिए होंगे उतनी संख्या उसकी हम लेंगे। अब देखो ईएमएफ इक्वेशन जो होगी वो ये होगी, ईजी बराबर 5ZNP अपॉन 60A होगी। ओके, अब ये तो जनरेटर के लिए है, मोटर के लिए भी याद रखना, ये मोटर के लिए है, ये बैक ईएमएफ की होती है, जबकि हमें क्या क्या जनरेटिंग ईएमएफ चाहिए होगा, हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें देखो मैं रिप्रेजेंट बता दूं, देखो यहाँ पर P जो है, जो मतलब कि 4, ये किसका मान दे रखा है, ये P का मान दे रखा है, ठीक है। और ये जो 1020 जो कंडक्टर्स हैं, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जो आरपीएम मतलब कि जो रोटेट कर रहा है रोटर, उसको हम कहते हैं स्पीड, ठीक है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो फ्लक्स है उसको हम फाई, किससे, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो 1 2 3 और 1 4, ये 4 रिप्रेजेंटेशन आपको बता दिए हैं। अब आपको क्या है, इन चारों की वैल्यू को कहां रखना है, इसमें रखना है, 5ZNP अपॉन 60A। ए का मान मैंने बता दिया है, क्योंकि यहां पर क्या है, देखो लैप वाइंडिंग है, इसलिए 2 लेंगे हम। तो ईजी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, आप कैलकुलेट करते रहना, ठीक है। इसके आंसर आएगा सी। अब देखो 52 देखिए आप, 52 में क्या, यहां ध्यान दीजिए, देखो हाउ द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन कैन बी न्यूट्रलाइज इन लार्ज डीसी जनरेटर। एक बार और मैं बता देता हूं आपको, देखो हाउ द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन कैन बी न्यूट्रलाइज द लार्ज डीसी मशीन, मतलब जो बड़े बड़ी जो डीसी मशीन होते हैं, डीसी जनरेटर होते हैं, उसमें आर्मेचर रिएक्शन को किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, जहां पे कंपनसेटिंग वाइंडिंग लिखा हो वह आंसर होगा उसका, ठीक है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग में आपको दिखा दूं कहां होती है, देखो कंपन, ये क्या होता है कि स्टेटर है, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो स्टेटर का है, मेरे कर्सर पे ध्यान देना, और ये रोटर होता है, आर्मेचर इस पे होते हैं, ये कंडक्टर्स हैं जो क्रॉस और डॉट दिखाए गए हैं, ठीक है। ये पोल्स हैं, मैन पोल सी हो गए। अब उसके ऊपर जो ये देखो स्लॉट्स दिखा रखे हैं पोल के ऊपर, इनके अंदर एक्स एक्स करके दिखा रखा है, डॉट डॉट करके, ये सब कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, ठीक है, कंपनसेटिंग फील्ड वाइंडिंग जिसे कहते हैं। और ये जो छोटा सा दिखा रखा है ना, इस प्रकार से जो 2 मैन पोल के बीच में एक छोटा सा पोल है, उसको हम कहते हैं इंटरपोल। क्या कहते हैं, देखो इंटरपोल, और उस पर जो वाइंडिंग होती है वो कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहलाती है। ओके, ये चीज आप ध्यान रखना। 52 का आंसर मैंने क्या बताया था, 52 का बताया था आपको मैंने, देखो ए आंसर बताता। ओके, अब देखो 53वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट इन डीसी जनरेटर इफ द कीप्ड आइडियल फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब ये है कि डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होगा अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। तो बंद रखने पर मैंने आपको जो है ना, अपनी जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें बताया था, यदि हम मशीन को ऐसे छोड़ देंगे तो उसका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लूज हो जाएगा। ओके, तो 53वां का डी आंसर। अब देखो 54वां है, 54वां क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर पोल डायनेमिक, मतलब ये है, आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो, इसमें जो चीज दी है इस पे ध्यान रखना आप। देखो क्या इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें पोल दे रखा है, आपको क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको ज्ञात करनी है, इसमें एन की वैल्यू दे रखी है। अब देखो कौन सी वाइंडिंग है, देखो लैप वाइंडिंग है, कौन सी वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग के लिए मैंने ए का मान कितना बताया था, बहुत जल्दी बताइए, ए का मान लैप वाइंडिंग के लिए पी बताया था, मतलब पोल जितने होंगे उतनी ही वैल्यू। अब देखो पोल्स कितने दे रखे, 4, मतलब ए का मान आपको 4 लेके चलना है इस वाली इक्वेशन में, यहां पर 4 रखना है। ओके, यहां पर क्या रखना है आपको, 4 रखना है। ओके, अब देखो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने दे रखे हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ जो
इसमें टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर जो दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, देखो 60 दे रखे हैं, मतलब जेड की वैल्यू जो होगी 60 होगी और फाई की वैल्यू कितनी 0.064 है। इन सब वैल्यू को आप जब इस वाली इक्वेशन में रखोगे, इस वाली इक्वेशन में रखोगे तो क्या होगा कि डी ऑप्शन मतलब 660 वैल्यू आएगी। ओके, अब देखो 55वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब कि इफ द मेन फ्लक्स गेट द डिस्ट्रीब्यूशन इन द डीसी जनरेटर, मतलब यदि जो मेन फील्ड है, मेन फील्ड का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए, मतलब कि जो फील्ड वाइंडिंग में हम सप्लाई दे रहे हैं वो डिस्टोर्ट हो जाए, वो कम हो जाए या फिर किसी तरह से वो गड़बड़ हो जाए, तो ईएमएफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सीधी सी बात है, वो डिस्टोर्ट होगा तो ईएमएफ भी कम जनरेट होगा। ठीक है, तो क्या इसका बी आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखो 56वां क्या कर रहा है, डीसी जनरेटर में ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या हो सकता है। तो ध्यान रखना, जब एमएनए और जेएनए मतलब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, तो ये दोनों एक्सिस क्या इंटरचेंज या फिर अपनी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर ले। वैसे हमेशा चेंज होने वाला फैक्टर कौन सा, एमएनए होता है, जीएनए हमेशा फिक्स होता है, ये चीज ध्यान रखना आप। ठीक है, एमएनए चेंज करेगा, उसके कारण क्या होगा कि पोजीशन से चेंज होगी तो स्पार्किंग होगी। 56वें का सी आंसर। देखो 57वां क्या कह रहा है कि विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। अब आप यहां ध्यान रखना, देखो क्या चीज है इसमें, आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। पिछली वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो उसके लिए हम क्या केल्विन ब्रिज एक अरेंजमेंट होता है, ये लो मेथड मतलब लो रेजिस्टेंस को मेजर करने का मेथड होता है। तो 57 में क्या डी आंसर होगा। अब देखो 58, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर द शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट। क्या कर रहा है, देखो इसमें शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट दोनों प्रकार का आपको टेस्ट करना है, तो किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं मैं आपको दिखा देता हूं। देखो क्या है कि जो ग्राउलर है वो किस प्रकार का होता है, जो तो यहाँ पे दिख रहा है, इस प्रकार की मशीन है, इसमें होंस लगे होंगे दो ऊपर, उसमें क्या था ऊपर आर्मेचर को निकाल के इसको ऊपर हम रखते हैं, रखने के बाद इसमें यहाँ टेस्ट करते हैं, कम्यूटेटर से वोल्टमीटर लगाएंगे तो पता चल जाएगा इंड्यूस्ड हो रही नहीं हो रही है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो रही है नहीं हो रही है। और शॉर्ट सर्किट का दूसरा तरीका और क्या है, इसमें मेजर करने के लिए इसमें हेक्सा ब्लेड जो होता है ना, कोई भी मतलब स्टील की आपके पास क्या पत्ती होनी चाहिए, इसमें जब सप्लाई देंगे आप मैग्नेट बनेगी, ऊपर रखने पर क्या वाइब्रेट करने लगेगी, इसका मतलब क्या है कि वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है। बस आपको यहां ध्यान रखना है कि इस वाले क्वेश्चन का जो है आर्मेचर का टेस्ट करना है, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना है, तो इसका क्या है ये एक्सटर्नल ग्राफ, क्योंकि बाहर हम देख सकते हैं, इसको छू सकते हैं। ओके, 58वें का। अब देखो 59 देखिए, ये किस प्रकार का मेथड है, आपको इस प्रकार का चित्र दिखाई देने लग जाए ना, ये आर्मेचर के जस्ट क्या पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है, उसको क्या करें डिवाइड मतलब उसको करें डाइवर्ट कर रहे हैं, क्या करें डाइवर्ट कर रहे हैं, तो क्या आर्मेचर को डाइवर्ट कर रहे हैं, तो जहां पर आर्मेचर लिखा हो वो आंसर हो डी, मतलब कि 59 का डी आंसर। अब देखो 60 है, 60 में क्या कहा गया है कि डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। बस सीधी सी बात है कि सुपर इनेमल्ड का प्रयोग करते हैं, क्या है सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर का। अब देखो 61 का, विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर के अंदर किस प्रकार के मतलब स्पीड को ज्ञात करने के लिए कौन से फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो देखो जैसा मैं आपको बता दूं, सिंपली एन बराबर EB/5 होता है। ठीक है, ए आंसर है इसका, लेकिन ये भी एक जानने वाली बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। देखो ये स्पीड इक्वेशन है डीसी मोटर की, ये जैसे मैंने यहाँ पर बताया है कि n बराबर EB/5, जो EB की वैल्यू होती है ना, वो EB की वैल्यू ये होती है। ओके, सप्लाई वोल्टेज में से आर्मेचर का रेजिस्टेंस ड्रॉप जो है, आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप को घटाने पर जो बचेगी वो बैक EMF होता है। ओके, इन सारे का नोटेशन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सी चीज क्या है। ओके, अब 62 पे चलते हैं। देखो हाउ मैनी पैरेलल पाथ इन द डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, और वो भी कौन सी वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग है। मतलब ड्यूप्लेक्स तो है, एम की वैल्यू तो 2 आ जाएगी, एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ओके, एम की वैल्यू 2 आ जाएगी, और वो लैप वाइंडिंग है, मतलब ए बराबर पी हो जाएगा वाइंडिंग आर्मेचर। पोल्स कितने दे रखे हैं 4 दे रखे हैं। क्या हाउ मेनी पैरेलल पाथ आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, पैरेलल पाथ ज्ञात करना, तो इसके लिए फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। देखो इसके लिए फॉर्मूला ये होता है, देखो पैरेलल पाथ को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। ठीक है, और एल का मतलब हो गया लैप वाइंडिंग, तो P/M होगा, मतलब पोल्स दे होंगे, और एम जो मतलब कि जितने भी डिप्लेक्स आपको दिए हैं, सिंपलेक्स डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स, जितने प्लेक्स आपको दिया है उतने से आपको भाग कर देना है, मतलब ड्यू मतलब 2,
2 से भाग करोगे, इसमें लिखो जरा आप, देखो लैप वाइंडिंग है ना, तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर वेव वाइंडिंग होती तो ये वाला। आप लैप वाइंडिंग देखिए पहले, देखो पी का मान है 4, ओके, और ये 2 है, इसका मतलब 2 आया। आंसर कितना होगा? 2, 62 का ए आंसर। अब देखो 63 का, विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ आर्मेचर इन डीसी मोटर। डीसी मोटर, देखो डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? मतलब घूमने की दिशा आपको बतानी है, बस सीधी सी बात है। लेफ्ट हैंड रूल होता है फ्लेमिंग का, मैंने आपको बता दी है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का नियम करते हैं। 63 का सी। अब 64 देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी मोटर। ये सामने चित्र दिखा रखा है, ये कौन सा है? ये संट। देखो आर्मेचर के पैरेलल में क्या है? संट फील्ड वाइंडिंग है, इसका मतलब डीसी संट होगा। 64वें का ए आंसर। 65 देखा, विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है? ध्यान रखना, देखो क्या कर रहा है, डीसी मोटर के अंदर करंट की दिशा ज्ञात करनी है। देखो थोड़ा सा जो है ना, ये क्वेश्चन गलत है, आपको मैं बता दूं क्यों। क्योंकि करंट की डायरेक्शन का मतलब यह है कि इंड्यूस्ड होने वाली करंट, या तो यहां पर क्या आना चाहिए, डीसी जनरेटर, ठीक है। डीसी जनरेटर में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन आप बताएं तो वो किससे होगा? फ्लेमिंग का राइट हैंड का नियम, ठीक है। तो यहां पर ये मोटर की जगह जनरेटर आना चाहिए था। लेकिन हाँ, एक चीज और बता दूं आपको, भारत स्किल मतलब जो आपका आईटीआई में एग्जाम होने वाला है ना एनुअल, उसमें यदि ये क्वेश्चन छपता है सामने वाला तो बिल्कुल सेम ऐसे ही आएगा, उसमें मोटर की जगह जनरेटर नहीं आएगा। तो आप इस वाले क्वेश्चन को रट सकते हो, और रटना पड़ेगा आपको। ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, ओके। देखो 66 देखिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द करंट डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या होगा? अच्छा मैं आपको बताऊं, देखो फॉर्मूला तो ये होगा उसका सी वाला, और ये है कैसा, देखो इस प्रकार से आएगा, आई ए बराबर वी माइनस के ई बी, बैक एमएफ को हम घटा देंगे अपॉन आर्मेचर का रेजिस्टेंस, ओके। तो ये वाला क्या होगा, जो इसका आंसर है वो कौन सा होगा? अभी मैंने लिखाया था सी होगा, ठीक है। आर्मेचर करंट है ये। और ये बना कैसे, देखो इतना समय नहीं है, मैं सोच रहा हूं कि जल्द से जल्द 100 क्वेश्चन में करा दूं आपको, वरना मेरे जो लेक्चर है बीडब्ल्यू करके एक सीरीज है, वहां आप जाके देख सकते हो, बहुत थियोटिकल, बहुत अच्छी तरीके से मैंने ट्रेड थ्योरी को पढ़ा रखा है, ओके। देखो 67, विच रूल इज अप्लाइड टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इन डीसी मोटर। मतलब यह है डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा को पहचानने के लिए क्या करना, कौन सा नियम आप प्रयोग करते हैं? डीसी मोटर का, सीधी सी बात है, डीसी मोटर का प्रयोग करते हैं हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का नियम। भारत स्किल में ये आंसर 67 का सी आंसर है, ओके। 68 देखिए, नेम द टाइप ऑफ द डीसी मोटर। मतलब ये सामने आपको चित्र दिखा रखा है, ये किस प्रकार का डीसी मोटर है। तो आप एक चीज ध्यान रखना आप इसके बारे में, देखो आर्मेचर के बिल्कुल सबसे पहले ध्यान रखना कि देखो 2 वाइंडिंग है यहाँ पर, एक तो शंट फील्ड वाइंडिंग है ये वाली, ठीक है, और ये वाली का सीरीज फील्ड वाइंडिंग। यदि 2 है तो कंपाउंड होगा। और आर्मेचर के पैरेलल में, यदि केवल आर्मेचर के पैरेलल में क्या आ जाए, शंट फील्ड वाइंडिंग आ जाए, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखो कंपाउंड तो होगा, ठीक है। लॉन्ग शंट या शॉर्ट शंट, ये शॉर्ट शंट होगा, कौन सा? शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट होगा तो ये वाला तार कहां जुड़ेगा? यहां पर जुड़ेगा, ओके। तो ये इसका डी आंसर होगा, ओके। 68 का डी आंसर। तो देखिए 69 का क्वेश्चन, देखो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द बैक ईएमएफ इन ए डीसी मोटर। मतलब बैक ईएमएफ आपको ज्ञात करनी है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, ईजी बराबर 5ZNP 60 अपॉन है, बिल्कुल अपोजिट, बस ई बी लगा दो उसमें, 5ZNP अपॉन 60A, मतलब सी आंसर होगा। जनरेटिंग का और बैक ईएमएफ का दोनों का फॉर्मूला सेम होता है मोटर जनरेटर के लिए। अब देखो 17वां क्वेश्चन कह रहा है पहचानिए इस वाले चित्र को, क्या है, आपको मैंने अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले। तो ये किसका होता है? एक्सटर्नल ग्राउलर का होता है, ओके। 70 का डी आंसर। देखो 71 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइंडिंग। उस वाइंडिंग का नाम बताइए। इफ कोयल पिच इज लेस देन, ध्यान रखना, कोयल पिच इज लेस देन द पोल पिच। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ये कहना क्या चाह रहा है मैं आपको बता दूं, ये कहना चाह रहा है कि पोल पिच से कम है, क्या चीज, जो कोयल पिच है वो पोल पिच से कम होनी चाहिए। मतलब कि वाई सी को हमने कोयल पिच कह दिया, और लेस देन होगा किससे? पोल पिच से, वाई पी। अब आपको ये समझना है कि कोयल पिच और पोल पिच होती क्या है। देखो आपको ये चित्र दिखा रखा सामने, इसको ध्यान से देखना। देखो ये जो पोल्स होते हैं ना, पास पास के पोल्स की जो बीच की डिस्टेंस है
उसको हम कहते हैं वाईपी, मतलब कि कोल पिच कहते हैं, ठीक। और जो कंडक्टर से वाले कोयल है इस प्रकार से, एक कंडक्टर और उसी से दूसरा कंडक्टर यदि सटा हुआ है इस प्रकार से उसी का ही, तो इसको कहते हैं कोयल पिच, क्या कहते हैं, वाईसी। अब आप एक चीज बताइए, इसमें जो वाईपी है और वाईसी दोनों इक्वल हैं, ओके, तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये फुल पिच वाइंडिंग है, ओके। अब आप एक चीज ध्यान रखिए, यहां पर क्या कहा है क्वेश्चन में कि कोयल पिच पोल पिच से कम है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है वाईसी की वो इससे कम होगी, मतलब कि इस प्रकार से कुछ ना कुछ वाइंडिंग इस प्रकार से हो रखी होगी, ऐसे इस वाले कंडक्टर को थोड़ा पीछे कर दिया, तो यदि ऐसा हो जाता है तो उसको कहते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग। क्या कहते हैं, शॉर्ट पिच, उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। और यहां पर क्या लिख रहा है, शॉर्ट कोड वाइंडिंग। 71 का डी आंसर होगा। देखो 72 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस विद होल्डिंग कॉइल इन डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर। मतलब डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में जो होल्डिंग कॉइल के सीरीज में क्या लगा होता है, रेजिस्टेंस लगा होता है, उसका पर्पस क्या होता है, ठीक है। देखो इस प्रकार से आपको 4 पॉइंट स्टार्टर मैंने दिखा दिया है। 4 पॉइंट स्टार्टर में देखो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, और एक पॉइंट ये रहा, और एक पॉइंट ये रहा, 4 पॉइंट है, ठीक है। इसमें एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, तो ये कह रहा है ये वाला रेजिस्टेंस इस प्रकार से जाके ये होल्डिंग कॉइल है, ठीक है। ये क्या है, होल्डिंग कॉइल के सीरीज में लगा है, ओके। यहां से इस प्रकार से करंट आएगी, होल्डिंग कॉइल से जाने के बाद ये इधर चली जाएगी, मतलब सीरीज में है, ओके। इसका प्रयोग क्यों करते हैं, इस रेजिस्टेंस को क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, होल्डिंग कॉइल में करंट को क्या करता है, लिमिट करता है, ओके। तो 72 का आंसर। 73 देखिए कि विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रेन। इलेक्ट्रिक ट्रेन में क्या करते हैं कि स्पीड जो कंट्रोल करते हैं डीसी सीरीज मोटर में, वो किस प्रकार से करते हैं, फील्ड डाइवर्टर मेथड होता है। क्या होता है, फील्ड डाइवर्टर मेथड, ये आंसर होगा, ओके। ये आपको दिखा रखा है, देखो सामने, फील्ड डाइवर्टर मेथड का आंसर होगा। तो ये है सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, इधर से दो तार लाएंगे, इधर रेजिस्टेंस लगा देंगे, और यहां से एक और इसके जस्ट दूसरे साइड से एक और टेपिंग उठा के रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे, तो इसे कहते हैं सीरीज फील्ड वाइंड के जस्ट पैरेलल में रेजिस्टेंस लग गया तो उसी को क्या डाइवर्ट करना कह देंगे, ठीक है। तो यही फील्ड डाइवर्टर हो जाएगा। 73 का आंसर। 74 देखिए, वाई शंट फील्ड कोइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द होल्डिंग कोइल इन डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर। अब आप यहां ध्यान रखो, देखो क्या कह रखा है, 3 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट स्टार्टर का चित्र ये रहा सामने, ये चित्र नहीं आएगा आपका, ये चित्र मैंने लगा रखा है, बस आपका ये क्वेश्चन आएगा, ओके। तो इसमें कह रहा है कि बताइए कि ये होल्डिंग कोइल के क्या है, सीरीज में जो कनेक्ट कर रखी है फील्ड कोइल, क्या क्यों कर रखी है। अब आपको पहले दिखा दूं, देखो ये है, यहाँ पे शंट फील्ड वाइंडिंग है, शंट फील्ड वाइंडिंग के बिल्कुल सीरीज में एनवीसी कनेक्ट कर रखी है, नो वोल्ट कोइल। ये क्यों कनेक्ट कर रखी है, देखो इंक्रीज द होल्डिंग करंट, नहीं, इसका आंसर क्या होगा, डी, प्रोटेक्ट द मोटर इन केस ऑफ ओपन इन शंट फील्ड वाइंडिंग। तो 74 का आंसर क्या होगा, डी होगा, ओके। अब देखो 75 देखिए, वाई द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज चेंज ओनली द चेंजिंग द आर्मेचर करंट डायरेक्शन इन ए डीसी कंपाउंड मोटर, ठीक है। डीसी कंपाउंड मोटर के अंदर आर्मेचर की धारा को ही हम क्यों प्रेफर करते हैं, स्पीड को या फिर उसकी रोटेशन को, स्पीड नहीं उसकी रोटेशन को चेंज करने के लिए। मैं एक बार हिंदी में पढ़ देता हूं, देखो डीसी कंपाउंड मोटर में आर्मेचर धारा की दिशा को बदलकर केवल उसकी घूमने की दिशा को क्यों बदल दी जाती है, ओके। इससे होता क्या है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनी रहती है, एकदम सेम बनी रहे, जिससे कि कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज ना हो, मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स। 75 का बी आंसर। 76 विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफर्ड बिलो द नॉर्मल स्पीड इन डीसी शंट मोटर। मतलब डीसी शंट मोटर में कौन सा मेथड हम प्रयोग करेंगे जिससे कि उसकी एक नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड अचीव हो सके। तो नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड के लिए आर्मेचर होता है, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। कौन सा, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। और ध्यान रखना, यदि नॉर्मल से अधिक का है तो कौन सा, फील्ड कंट्रोल मेथड आता है, ओके। देखो स्पीड कंट्रोल मेथड मैंने आपको यहां पे दिखा रखे हैं। तो 3 प्रकार के स्पीड कंट्रोल मेथड होते हैं। जैसे फील्ड कंट्रोल मेथड, वो नॉर्मल स्पीड से हाई स्पीड हमें चाहिए होगी तब प्रयोग करेंगे। आर्मेचर कंट्रोल मेथड, नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड चाहिए होगी, तो ये वाले ही बताया था मैंने अभी आपको, आर्मेचर कंट्रोल मेथड प्रयोग करेंगे। उसके बाद तीसरा क्या है, अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ये 2 प्रकार के मेथड होते हैं। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट मेथड होता है वो वार्ड लियोनार्ड मेथड होता है। ये जो वार्ड लियोनार्ड मेथड है ना, ये जो वार्ड लियोनार्ड मेथड है, ये क्या करता है कि नॉर्मल से अबव स्पीड और नॉर्मल से बिलो स्पीड दोनों प्रकार की स्पीडों को क्या करता है, अचीव कर सकता है, ओके। इसलिए क्या करते हैं, ये पर महंगा पड़ता है हमारे लिए, ओके।
अब देखो 77वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाई स्टार्टर आज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट डीसी मोटर इन इंडस्ट्री। मतलब सीधी सी बात है कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए, स्पेशली डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्टर का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि क्या हो, इसका पर्पज इसलिए कहते हैं रिड्यूस द आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट को क्या करते हैं हम? कंट्रोल करने के लिए। 77 का बी आंसर होगा। ओके, देखो 78 देखिए, विच इंसुलेटिंग मटेरियल्स बिलो टू क्लास बी इंसुलेटिंग मटेरियल। मतलब ये है कि बताइए कि क्लास बी इससे जो नीचे का मटेरियल होता है इनमें से कौन सा होगा? ओके, ये चीज ध्यान रखना बस। फाइबर होता है, क्या होता है? फाइबर ग्लास। 79 व्हाट इज द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ द क्लास 5। मतलब क्लास एफ श्रेणी में जो तापमान होता है वो कितना होता है ये बताइए। तो सीधा सीधा ध्यान रखना आप, डी ऑप्शन होगा, 155 होता है क्लास एफ का। और एक चीज और बता दूं आपको, इसकी जो क्लासेज है ना, पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूं। मतलब हर एक क्लासेस बता चुका हूं कि वाई ए ई बी एफ एस सी ए क्लासेज होती है इंसुलेशन की, ठीक है, और उसमें से किस क्लास का कितना टेम्परेचर है वो भी। अब देखो 78 देखिए, विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज टू कांस्टेंट स्पीड ड्राइव। बताइए कौन सा, मतलब ऐसी कौन सी ड्राइव है जो कि कांस्टेंट स्पीड, मतलब कौन सा मोटर है जो कि कांस्टेंट स्पीड ड्राइव पर काम करता है? तो वो कौन सा होगा? डीसी शंट मोटर होगा। ओके, 81 के विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज टू एलिवेटर्स। एलिवेटर्स में कौन सा मोटर प्रयोग करते हैं? ठीक है, कौन सा मोटर प्रयोग करते हैं एलिवेटर्स में? कम्युलेटिव। कौन सा? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग करते हैं हम। किसमें? डीसी मोटर। ओके, वो भी एलिवेटर्स में प्रयोग करते हैं। अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 82 में क्या कह रहा है? विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल गिव्स बिलो द रेटेड स्पीड ऑफ द डीसी सीरीज मोटर। मैंने आपको बताया था नॉर्मल से कम की स्पीड हमें लेनी है तो हम आर्मेचर मेथड का प्रयोग करते हैं। इसमें भी आर्मेचर डाइवर्टर का, ठीक है, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड का प्रयोग करेंगे। अब 83 देखिए आप कि व्हाट इज द इफेक्ट इफ ए 4 पॉइंट स्टार्टर रेजिस्टेंस इज कट ड्यूरिंग द रनिंग। मतलब मशीन रन कर रही है और क्या है, 4 पॉइंट स्टार्टर में क्या होता है? रेजिस्टेंस लगा होता है एनवीसी में। अगर वो हट जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा कि रन, जो मोटर तो रन करेगी लेकिन स्लो स्पीड से करती रहेगी। ये आंसर है इसका, 83 का बी आंसर। 84 देखिए, वाई द कार्बन कंपोजिशन ब्रश इज रिक्वायर्ड इन द आर्मेचर सर्किट टू ऑपरेट द डीसी मोटर। मतलब कि मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन पोजीशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है? यहां समझने की कोशिश करना आप। इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क या फिर रिड्यूस द स्पार्क द कम्यूटेटर सेगमेंट्स, प्रोटेक्ट द आर्मेचर ओवर द करंट। देखो कार्बन ब्रश का प्रयोग सीधा सीधा इसलिए किया जाता है क्योंकि वो स्पार्किंग को कम कर देता है। ओके, क्या कर देता है? स्पार्किंग को कम कर देता है। तो 84 का डी आंसर। 85 देखिए कि सीरीज मोटर बिना भार के आरंभ और उच्च टॉर्क तथा गति क्यों प्रदान करती है? मतलब ये क्वेश्चन के अंदर देखो कुछ चीज दी हुई है, जैसे कि सीरीज मोटर क्या करता है, शुरू में क्या करता है? हाई स्टार्टिंग टॉर्क देता है और उसकी गति क्या होती है? गति कम होती है, क्योंकि हाई स्टार्टिंग टॉर्क में क्या हो जाती है? गति कम हो जाती है। ठीक है, तो अब इसका डीसी सीरीज मोटर का जनरली पर्पज हम क्या करते हैं? ट्रैक्शन में करते हैं, ट्रेन ब्रेन के अंदर। अब ये कहना चाह रहा है कि ये क्यों है? ठीक है, देखो अब क्या करता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में बैक ईएमएफ क्या होता है? इसमें होता ही नहीं है। ओके, 85 का ए। अब देखो 86, वाई द सीरीज फील्ड वाइंडिंग इज शॉर्ट सर्किटेड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ए डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। मतलब डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को जो हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें कौन सी सीरीज फील्ड वाइंडिंग को हम शॉर्ट कर देते हैं। तो उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण ये होता है कि वो पहले अपनी शुरुआत में स्पीड को अचीव कर ले, उसके बाद करते हैं। ठीक है, टू मेंटेन प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ओके, देखो विच इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ बैलेंसिंग द आर्मेचर। आर्मेचर को बैलेंस करने का सबसे इफेक्टिव मेथड कौन सा होता है? वो डायनेमिक मेथड होता है, डायनेमिक बैलेंसिंग मेथड। 87 का बी आंसर। अब देखो 88, विच मटेरियल इज यूज फॉर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ डीसी स्टार्टर। डीसी स्टार्टर जो हम यूज करते हैं उसके अंदर रेजिस्टेंस लगा होता है, वो किसका बना होता है? यूरेका का। ठीक है, 88 का ए। 89 में देखिए कि विच डीसी कंपाउंड मोटर इज ऑपरेट एट कांस्टेंट स्पीड अंडर
वेरिएबल लोड। तो एक ही मोटर ऐसी है जो कि कांस्टेंट स्पीड पे चलेगी या वेरिएबल लोड पे चलेगी। कौन सी होती है? कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर होती है। ओके, सॉरी मोटर होती है। मतलब 89 का बी आंसर। अब देखो आपको कुछ बता दूं मैं, ये आपको दिखा रखा है। ये क्या होता है कि ये आर्मेचर के साथ दो, एक तो फील्ड वाइंडिंग है दोनों की दोनों, ये शंट फील्ड वाइंडिंग है और ये वाली सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। यदि क्या है शंट फील्ड वाइंडिंग क्या हो कि आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद शंट फील्ड वाइंडिंग उसके पैरेलल में हो तो वो लॉन्ग शंट बन जाता है। ओके, और यदि क्या हो आर्मेचर के जस्ट पैरेलल में हो शंट फील्ड वाइंडिंग तो वो कौन सा होता है? सोर्स एंड कंपाउंड होता है, सोर्स एंड कंपाउंड मशीन। ओके, तो आप देखिए क्लासिफिकेशन भी देख लीजिए इसका। डीसी मशीन का क्लासिफिकेशन क्या होता है? देखो सेपरेटली एक्साइटेड मशीन होती है जिसके अंदर हम फील्ड वाइंडिंग को जो करंट है अलग से देते हैं, ठीक है, और सेल्फ एक्साइटेड होती है। इसमें क्या होता है कि जो फील्ड होता है वो अपनी ही धारा से फील्ड को बनाता है, मतलब पोल्स को बनाता है। तो ये तीन प्रकार की होंगी, सीरीज, शंट और कंपाउंड। तो आपको दिखा रखा है, देखो आर्मेचर के सीरीज में वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग है तो इसको सीरीज फील्ड वाइंडिंग कह दिया, ठीक है, या सीरीज वाउंड कह दिया। अब देखो शंट वाउंड कैसे होगा? आर्मेचर के जस्ट पैरेलल में क्या है? फील्ड वाइंडिंग है। अब देखो कंपाउंड में क्या होगा? दो वाइंडिंग होगी, सीरीज होगी, शंट फील्ड वाइंडिंग होगी। इसमें भी सीरीज है और शंट है। बस ध्यान रखना, अगर ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है आर्मेचर के और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में आ जाएगी तो लॉन्ग हो जाएगी, यदि केवल आर्मेचर के पैरेलल में आ जाएगी तो शॉर्ट हो जाएगी। ओके, अब यहां देखें 90 पे कि हाउ नो वोल्ट कोइल एनवीसी कोइल इज कनेक्टेड इन द 3 फेज स्टार्टर विद द डीसी शंट मोटर। अब देखो डीसी शंट मोटर में जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है, जनरली आप ध्यान रखना इस चीज को जो मैं बता रहा हूं आपको, डीसी शंट मोटर को चलाने के लिए या फिर डीसी कंपाउंड मोटर को भी चलाने के 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ओके, अब इसमें यह कहा है कि डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर 3 पॉइंट स्टार्टर में नो वोल्ट कोइल को कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं पहले। देखो क्या है, सामने आपको दिख रहा होगा, ये 3 पॉइंट स्टार्टर है। इसमें कहा कि एनवीसी, ये एनवीसी है। एनवीसी को देखो, एनवीसी कनेक्टेड 3 पॉइंट स्टार्टर डीसी मोड। तो देखो किस प्रकार से कनेक्ट है, ये देखो सीरीज में कनेक्ट है फील्ड वाइंडिंग के। तो आप यही चीज देख लो, सीरीज विद आर्मेचर नहीं, के पैरेलल विद आर्मेचर नहीं, सीरीज विद द शंट फील्ड वाइंडिंग। बिल्कुल डी आंसर होगा, 90 का डी आंसर। देखो 91 क्या है? विच टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इज इलस्ट्रेट, मतलब यह किस प्रकार की वाइंडिंग है, किस प्रकार की वाइंडिंग को दर्शा रहा है। तो आप इसको बस सीधा सीधा ध्यान रखना, यह होती है ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग। ओके, देखो 92 में क्या है कि ये ग्राउलर दिखा रखा है। सीधे से मैंने आपको बता रखा है, पिछले वाली क्लास में बताया था, उस वाली में भी अभी पीछे क्वेश्चन गए उसमें भी बता दिया है। तो ये क्या करता है, ये ओपन सर्किट टेस्ट है। यदि आपको इस प्रकार से दिखाए ना, ये लगा हुआ इस प्रकार से तार को जोड़ा हुआ, तो ये क्या होगा? ए, मतलब 92 का क्या हो? ए, ओपन कोइल टेस्ट को कर रहा है। ओके, 93 देखिए, विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज अप्लाइड टू ऑब्टेन बोथ, मतलब कि एक कम स्पीड और उससे अबव स्पीड, मतलब नॉर्मल स्पीड से कम की स्पीड चाहिए और नॉर्मल से ज्यादा की स्पीड चाहिए। तो दोनों स्पीड प्राप्त करने के लिए मैंने बताया था वार्ड लियोनार्ड मेथड, ये वोल्टेज कंट्रोल मेथड के अंदर आता है। 93 का डी आंसर होगा। अब देखो 94 के वाई कम्यूटेटर्स आर स्पार्क हैवली स्पार्क क्यों करता है कम्यूटेटर? सीधी सी बात है, या तो क्या हो, ब्रश सेगमेंट्स क्या हो, ओ सॉरी, जो ब्रश की पोजीशन है वो चेंज हो, या फिर ब्रशेज लूज हो। क्या? इनकरेक्ट ब्रश पोजीशन। ठीक है, तो 94 का ए आंसर होगा। अब देखो 95 आपका क्या कह रहा है? 95 में कहा गया है कि चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है, कि मोटर चल रही है और उसके अंदर जो इंड्यूस्ड होने वाली ईएमएफ है, बैक ईएमएफ है, वो उसकी क्रिया क्या होगी, मतलब कैसे रिएक्ट करेगा, वो क्या है? अप्लाई वोल्टेज के बिल्कुल विरुद्ध अपोजिट रिएक्ट करता है। तो 95 का बी आंसर। 96 ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, बताइए किसकी है? ये किसकी है? कंपाउंड की। टॉर्क जो होता है ना, टॉर्क जो होता है वो फ्लक्स, किसके? फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है। और फ्लक्स क्या होता है? डिफरेंशियल में क्या होता है? फ्लक्स कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है डिफरेंशियल में, और टॉर्क भी कम हो जाएगा। अब एक चीज देखिए आप, मतलब स्पीड की वैल्यू कम हो रही है और टॉर्क क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये किस में है? अब एक चीज और ध्यान रखें यहां पर, यदि फ्लक्स बढ़ेगा, यदि फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स बढ़ेगा
इधर फ्लक्स बढ़ेगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहां पर क्या होगा, स्पीड प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्पीड प्रोपोर्शनल होता है 1 किसके, फाई के। ओके, अब देखो फ्लक्स बढ़ रहा है और स्पीड क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। ठीक है, स्पीड कम हो जाए तो ये किसका होगा, कम्युलेटिव। तो देखो सीधे सीधा 96 का जो आंसर होगा वो क्या, कम्युलेटिव होगा। ठीक है, कम्युलेटिव में होता क्या है कि फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जाती है जिससे कि स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, अब देखो यहां पर 97वां क्वेश्चन, 97 में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रेजिस्टेंस कनेक्टिव विद होल्डिंग कोयल इन 4 पॉइंट स्टार्टर। 4 पॉइंट स्टार्टर के अंदर जो होल्डिंग कोयल से जुड़ा हुआ प्रतिरोध का क्या उद्देश्य होता है, क्यों लगा हुआ होता है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य केवल ये होगा, आपको मैं बताऊं, देखो होल्डिंग कोयल के सीरीज में यदि रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो केवल वो करंट को क्या करेगा, लिमिट करे, लिमिट द करंट एनवीसी, केवल ये। ठीक है, अब देखो 98 क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि डीसी जो सीरीज मोटर है, सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ ही क्यों वाइंड होती है। मतलब यह है कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग को मोटे तार का क्यों बनाया जाता है, 98 क्वेश्चन में ये कहा गया है। अब देखिए इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो करंट को क्या कर सके, ज्यादा ले सके, जिससे कि फ्लक्स ज्यादा बन सके, टू कैरी द लोड करंट। ओके, अब 98 का देखो बी आंसर है। अब 99 क्वेश्चन है, यदि आपको इस प्रकार का चित्र दिखाई दे तो ये कौन सी वाइंडिंग, ये कौन सा मोटर है, ये सीरीज मोटर है, इसमें फील्ड वाइंडिंग को क्या कर दिया, पैरेलल में लगा दिया, तो फील्ड वाइंडिंग पैरेलल मेथड है ये, 99 का ए आंसर। अब देखो 100 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज सुटेबल फॉर द शेयरिंग मशीन। मतलब शेयरिंग मशीन में किस प्रकार की मोटर का प्रयोग करते हैं, कम्युलेटिव, कौन सा, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग करते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही था, 100 क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि लगभग 70 या 80 या फिर 100 से लेकर 200 क्वेश्चन उसमें हो जाएं। ओके, इस वाली वीडियो को 2x पे देखा करो आप, जो भी वीडियो आए उससे क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन क्या हो, कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।